जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए क्लास नंबर 17 के अंदर इंडिया जीके की क्लास, और जिसके अंदर हमने हिस्ट्री को ख़त्म कर दिया है। कंप्लीट हिस्ट्री आपको पढ़ा दी है। तो आज हम कल से हमने पॉलिटी की शुरुआत की थी। तो पॉलिटी यानी कि राजनीतिक शास्त्र हमारी चली हुई है, भारत की राज व्यवस्था। बाकी क्लासेज का टाइम आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा जीके सुबह 7 बजे, साथ में हरियाणा करंट अफेयर्स मंथली कराई जाएगी। जीके जी सुबह 11 बजे, साइंस 2 बजे, मैथ की डेली रात को 9 बजे। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट टू 30 रुपीज़ में आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पहले वाली क्लास को कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और पहले वाली क्लासेज को कवर कर लेंगे। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने होमवर्क के रूप में भी आपको कल दिया था कि भारतीय संविधान के गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा को फ्रांस देश से लिया गया है। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। जनता के लिए ही बनाया जाता है और जनता के द्वारा ही शासन बनाया जाता है। भारत कैसा देश है? भारत एक गणतंत्र देश है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक लोकतंत्र चलता है, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार है और जिसका मुखिया जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि होता है वही इसका क्या होता है? मुखिया होता है। ठीक है। जापान से क्या लिया गया? विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है भाई? ये जापान से ली गई है। ठीक है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों का आपका उल्लंघन किया जा सकता, सॉरी निलंबन, उल्लंघन नहीं निलंबन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। संसद के दोनों की संयुक्त बैठक का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का वर्णन। दोनों सदनों की, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो उल्लेख है ये भी कहाँ से लिया गया संविधान के अंदर? ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है। समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई है संविधान में? समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है। शक्तियों का विभाजन, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान का कौन सा, पहली बात तो संविधान संशोधन से संबंधित उल्लेख करता है भारतीय संविधान का भाग नंबर 20। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 368 जो संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसके अंदर होती है? भारत की संसद के अंदर होती है। ठीक है। कौन से देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर आपका सी रहेगा। नेक्स्ट है, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा वेस्टमिंस्टर के रूप में भी जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। वेस्टमिंस्टर जो प्रणाली है वो लंदन के उस स्थान से ली गई है जहां पर जो इंग्लैंड की संसद है वो स्थित है, लंदन के अंदर। ठीक है। और जो वेस्टमिंस्टर जो प्रणाली एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया, अफ्रीका के कई देशों के अंदर भी किया जाता है। तो सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? वेस्टमिंस्टर के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिसे वह लिया गया है वह कौन सा युगम इसके अंदर सुमेलित है? भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर पूछा गया कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। ठीक है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, सही है। कानून के शासन का विचार ब्रिटिश संविधान से लिया गया, ये भी सही है। मौलिक अधिकारों का चार्टर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी सही है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा से लिया गया, ये गलत है मेरे दोस्तों। ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो डी ऑप्शन इसके अंदर सही सुमेलित नहीं है, बाकी इसके अंदर सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है?
राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 155 राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। अनुच्छेद नंबर 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है और एकात्मक प्रणाली है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं, लिखित संविधान और दोहरी सरकार। देखिए जो अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकाल, ये एक चुनाव आयोग, ठीक है, और ये सभी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है, संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इनमें से संघीय विशेषता नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं और एकल नागरिकता, आपातकाल, ये सब एकात्मक विशेषता है, संघीय विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता है? भारतीय संविधान की विशेषता पूछी गई है। दोहरी नागरिकता का उल्लेख नहीं। राष्ट्रपति शासन व्यवस्था, सबसे लंबा लिखित संविधान, संविधान के बारे में पूछा। भारतीय संविधान की विशेषता है सबसे लंबा। भारत के संविधान की कुछ विशेषताएं हैं। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अगर आपसे पूछा जाए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। कठोर है, लचीलापन है, यानी कि उसके अंदर संशोधन किए जा सकते हैं। लचीलापन का मतलब ये है। सरकार का संसदीय स्वरूप, एकल नागरिकता इसके अंदर है, दोहरी नागरिकता नहीं है। कानून का शासन, संप्रभुता, न्यायिक सर्वोच्चता, सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, सभी को वोट देने का अधिकार। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है भाई? भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है और बीच में कौन सा सफेद होता है? बीच में सफेद रंग होता है, बीच में सफेद रंग होता है। सबसे नीचे कौन सा? हरा रंग होता है और तीनों के बीच में एक एक्सिटिज पट्टियां होती हैं। ठीक है, ठीक है, पट्टियां होती है, बीच में एक अशोक चक्कर होता है जिसके अंदर 24 तिल्लियां होती हैं, तो 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट बताइए, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? पहली बात तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया, सारनाथ अशोक स्तंभ। ठीक है, और इसके मूल स्तंभ में शीर्ष पर क्या है? 4 शेर हैं। ऊपर तो इसके 4 शेर हैं। ठीक है, हमारा जो स्तंभ है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, 4 शेर हैं और एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए हैं, यानी कि 2 उस तरफ मुंह है और 2 उस तरफ हैं। ठीक है, जो यहाँ पे शेर है वो किसका प्रतीक है? साहस का प्रतीक है, नीडर का प्रतीक है। और इसके पीछे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते, इसके फलक के नीचे, यानी कि शेर के नीचे ही फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते। कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन सी भाषा के अंदर अंकित किया गया है? देवनागरी लिपि, देवनागरी, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी के अंदर। और इसको कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसके अंदर सही कथन पूछा गया कि कौन सा सही है? संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, संविधान सभा ने अपनाया था, ये गलत है भाई। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय जो गान है जनगण मन, उसको संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये इसकी रचना की गई। राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ पर गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 26वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27 दिसंबर 1911। 27 दिसंबर 1911 को सबसे पहली बार राष्ट्रगान भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 26वें अधिवेशन में गाया गया था। और कितनी अवधि होती है इसकी? 52 सेकंड की इसकी अवधि होती है, 52 सेकंड की।
ठीक है। तो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकृत किया था भाई, ठीक है, अपनाया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी रियासतें थी भाई? 562 रियासतें थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इन रियासतों के एकीकरण की जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में से निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। अभिव्यक्ति, नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास के भारत देखिए, भारत की संविधान 3 प्रकार की, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। ठीक है, सबको सम्मान, अवसर की समता का उल्लेख भी किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। कौन सी न्याय का उल्लेख नहीं किया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। सभी को समाज के आधार पर, आर्थिक के आधार पर सभी को सम्मान, अवसर मिले। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म को उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पे वितरित न्याय का नहीं है। आर्थिक का भी है, सामाजिक का भी है, राजनीतिक का भी है, लेकिन वितरित न्याय का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? देखिए, आपने भारत की प्रस्तावना पढ़ी होगी। देखिए, आप जब बुक भी लेते हो ना कोई, तो उसके अंदर भी भारत की प्रस्तावना लिखी होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सभी शब्द गणराज्य से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद में आता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु यानी कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो गणराज्य से पहले आ गए ये सभी के सभी, लेकिन संघीय जो है वो गणराज्य के बाद में आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? मूल प्रस्तावना का, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, सार्वभौम, लोकतांत्रिक गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। धर्मनिरपेक्ष, या जिसको आप पंथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, समाजवादी, कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 96 के तहत? ये आपको जरूर याद करना है। भारत की जो संविधान की मूल प्रस्तावना के अंदर कौन कौन से शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यानी कि जब संविधान बना था तब उसके अंदर ये वर्ड नहीं थे, ये 1976 में जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे भाई 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। नेक्स्ट भाई, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को किसके अंदर सन्निहित किया गया है? उसको प्रस्तावना के अंदर सन्निहित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर सम्मिलित नहीं है? संघवाद, प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता। देखिए, प्रस्तावना के अंदर संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सभी की स्वतंत्रता आदि की स्वतंत्रता शामिल है, लेकिन संघवाद का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, प्रस्तावना में संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व,
बंधुत्व यानी कि भाईचारा जो है किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता उसको सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के इस संविधान सभा में आज यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये बात जब संविधान को अपनाया गया, अंगीकृत किया गया, तब ये बात कही गई थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को ध्यान में रखा जाएगा, राष्ट्र की एकता को, अखंडता सुनिश्चित करने वाली जो भाईचारा है उसको बढ़ाने के लिए उसका दृढ़ संकल्प लेकर के हम संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्म अर्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव? देखिए, संविधान की प्रस्तावना में समानता पद का जो अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव, समानता, सी ऑप्शन। समानता का अर्थ है समाज की उस स्थिति से जिसमें सभी लोग समान अधिकार से रहें, समान अधिकार से अपनी प्रतिष्ठा रख सकें। स्वतंत्रता का मतलब है अपने विचार, अपने अभिव्यक्ति, अपना विश्वास, अपना धर्म। ठीक है, सबको अपनी स्वतंत्रता, अपने धर्म की रक्षा करने की 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। संप्रभुता, भारत अपने आंतरिक, अंदर का और जितने भी बाह्य मामले हैं उसमें किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है। ठीक है, तो समानता जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता जो है एक शब्द पद का अर्थ है जिसका अर्थ है विशेष अधिकार का अभाव। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था भाई? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने पेश किया गया था। संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना को कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के.एम. मुंशी ने वर्णन किया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का हृदय किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? वो कहा है ठाकुर भार्गव। ठाकुर भार्गव ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट बताइए, प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? भाई वो था प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसका ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो विवाद है, हाई कोर्ट के द्वारा संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया और साथ ही हाई कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग और संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य चीजों का है। अन्य उपबंध जो बनाए गए हैं उनका अगर संविधान के अंदर कोई स्थान है, वही संविधान किसका है? उद्देशिका है। ठीक है, तो प्रसिद्ध केशवानंद भारती निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? भाई राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे अनुच्छेद, क्योंकि अब की बार भी क्वेश्चन पूछा गया था भाई किसी राज्य की सीमा का निर्धारण या राज्य बनाने का कौन से अनुच्छेद के अंदर उल्लेख किया गया? अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर। ये भी अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्यों का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 1 के अनुसार भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 2 के तहत क्या होगा? संसद को नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद नंबर 2 क्या बोलता है? भाई संसद को कोई नए राज्यों के प्रवेश, भाई नए राज्य बना सकता है या उनकी स्थापना करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद नंबर 10 क्या बोलता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 11 क्या बोलता है? नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद नंबर 11।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 किससे संबंधित है भाई? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। लेकिन जो अनुच्छेद नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर जो 3 है, जिसके तहत नए राज्यों का गठन, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नए राज्यों का गठन और वर्तमान जो राज्य हैं उनका क्षेत्र यानी कि उनकी जो सीमा है या उनके नामों के अंदर कोई परिवर्तन करना है, उसकी शक्ति भी अनुच्छेद नंबर 3 के तहत किसके पास है? वो मेरे दोस्तों संसद के पास है। ठीक है, तो नए राज्यों में प्रवेश या उनकी स्थापना अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 2 ध्यान से देखना, 2 और 3 में डिफरेंट है। अनुच्छेद नंबर 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश करना है, अगर कोई नया राज्य बनाना है या नए राज्य की स्थापना करनी है तो कानून बनाने का अधिकार देता है। लेकिन 3 क्या देता है? नए राज्यों के गठन करने का अधिकार, वर्तमान राज्यों की सीमा के अंदर उनके नामों के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति भी संसद के पास होती है, अनुच्छेद नंबर 3। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं के नामों के परिवर्तन से संबंधित है? वो है अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 1 तो मैंने बताया, यानी कि भारत क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं और नाम के अंदर परिवर्तन करने की शक्ति किसके पास होगी? संसद के पास होगी। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था भाई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 ये किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में है। भारतीय संविधान का एक है अनुच्छेद नंबर 11, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाई भारत के अंदर कौन सी नागरिकता का प्रावधान है? आपको बता देता हूं, एकल नागरिकता का प्रावधान। और ये कहां से लिया गया मेरे दोस्तों? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से। तो भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1955 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। देखिए, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, ठीक है भाई, अगर आप भारत देश के अंदर रहते हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। संपत्ति के अधिग्रहण, नहीं, ये गलत है भाई। तो कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया? संपत्ति के अधिग्रहण, जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 जिसके तहत नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार होते हैं, यानी कि आप भारत की नागरिकता 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं। जन्म के द्वारा, अगर आपका जन्म भारत के अंदर हुआ है। वंश के द्वारा, भैया आप कहीं पे रहते हैं, आपके वंशज भारत के अंदर रहते हैं, तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। पंजीकरण करा के, देशीयकरण के द्वारा, या किसी भूभाग को भारत के अंदर मिला करके। ठीक है, भारत के अंदर मिला करके। तो संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से आप बोलोगे भारत के अंदर ये मेरी संपत्ति है और मैं भारत का नागरिक हूँ। भाई विदेश से आकर कोई भी भारत के अंदर संपत्ति खरीद लेगा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत का नागरिक बन जाएगा। संपत्ति के अधिग्रहण से आपको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, उखाड़ के फेंक दिया जाएगा बाहर। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? अभी मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर अनुच्छेद नंबर 5 से 11 एकल नागरिकता भारत में ब्रिटेन के समान, ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, यह अनुच्छेद नंबर 11 कहता है। अनुच्छेद नंबर 11 कहता है। भाग नंबर 1 संघ और उसका राज्य, भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व याद रखने हैं। भाग नंबर 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग नंबर 3 मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? अभी तो बता दिया आपको भाई, नागरिकता से संबंधित है अनुच्छेद नंबर 5 से 11। भाग नंबर 2 भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद नंबर 5 भाई संविधान के प्रारंभ में शुरू में ही नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 6 पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन यानी कि अलग करने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 7
अनुच्छेद नंबर 8, अनुच्छेद नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 8 क्या है? भारत के बाहर रहने वाले जो भारतीय मूल हैं उनके कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद नंबर 9, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना, ये अनुच्छेद नंबर 9 कहता है। तो अनुच्छेद नंबर 10, जो नागरिक हैं भारत के उनके अधिकार बने रहने चाहिए। और 11, संसद के द्वारा नागरिकता के अधिकार का कानून द्वारा विनिमय किया जाना। नेक्स्ट, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया अनुच्छेद नंबर 6, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद नंबर 6। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 6। नेक्स्ट बताइए भाई, अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? देश की नागरिकता के साथ वहां के उस संगठन राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। इसका मतलब यही है, पहला ऑप्शन ही भाई। ठीक है, पहला ऑप्शन। अमेरिका की दोहरी नागरिकता का मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता के साथ साथ अगर वहां के किसी संगठक राज्य की नागरिकता भी होती है जहां वह व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है? भारतीय संविधान के द्वारा किसको लागू किया जा सकता है? भाग नंबर 3 के अंदर अनुच्छेद नंबर मौलिक अधिकार, भाग नंबर 3 के अंदर उल्लेख किया गया मौलिक अधिकारों का। अनुच्छेद नंबर कौन सा है? अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 12 से 35 मौलिक अधिकारों का। मौलिक अधिकार या मौलिक अधिकारों को किसके द्वारा लागू किया जाता है? संविधान के द्वारा लागू किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय दोनों जगह आप जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो। नेक्स्ट बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है भाई? अभी बताया अनुच्छेद नंबर 12 से 35 और भाग नंबर 3, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं भाई, अमेरिका से लिए गए हैं। भाग नंबर 1 तो बताया था आपको, संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। भाग नंबर 2 नागरिकता का उल्लेख। भाग नंबर 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। नेक्स्ट भाई, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, मतदान का अधिकार, भाई समानता का अधिकार। मतदान का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, मतदान का अधिकार आपका मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है? आर्टिकल नंबर 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार भाई आर्टिकल नंबर 19 से 22, 19 से 22। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28। ठीक है, एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो लेख है वो आर्टिकल नंबर 23 और 24। ठीक है, शिक्षा से संबंधित अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार अनुच्छेद नंबर 29 से 30, 29 से 30 मेरे दोस्तों। ठीक है, कितने देखिए मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं? 11 भाई। ठीक है, और आपके मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार। पहले संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, उसको हटा दिया गया है। एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32, और अनुच्छेद नंबर 32 को संविधान के क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा भी किसको कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 32 को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, मोस्ट ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया भाई? 1978 में हटा दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और इसको कैसा अधिकार बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान के अंदर प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1951 में। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के अंदर संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यहां से क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं भाई। निम्नलिखित में से किस अधिकार को
44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया भाई, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 के अंदर हुआ था। संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। समानता का अधिकार तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद नंबर 14 से 18। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी बताया अनुच्छेद नंबर 25 से 28 मेरे दोस्तों। और अनुच्छेद नंबर 32 वैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद नंबर 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? अभी तो मैंने आपको बताया वो संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद नंबर 300A के अंदर रख दिया गया। ठीक है, कानून अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ गलत है या उनका अल्पीकरण करते हैं तो ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? ये अनुच्छेद नंबर 13, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 14 तो मैंने आपको बताया विधि के समक्ष समानता। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 15 किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर 15 के अंदर ये बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन के विषय में सबको समान अवसर मिलेगा। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे में विस्तार करते हैं? भाई ये है अनुच्छेद नंबर 12। अनुच्छेद नंबर 12, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 12 के तहत क्या है? राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि कौन से अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद नंबर 12 में, जिसके तहत जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार हैं। संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत कुछ संस्थाएं आती हैं, जैसे कार्यकारी विधायी अंग। ठीक है, और राज्य के विधायी अंग सभी स्थानीय निकाय, नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर निगम। ठीक है, अगर उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई या एजेंसी को जो राज्य संस्था के रूप में कार्यकार है, अनुच्छेद नंबर 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में परिभाषित की जाएगी। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के स्तर में राज्य को परिभाषित करता है? अभी मैंने आपको बताया राज्य को परिभाषित करता है अनुच्छेद नंबर 12 मेरे दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगति या उनका अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भाई इसका आंसर भाई आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना और सभी अनुच्छेद के बारे में बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है। होमवर्क के रूप में आंसर देना कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके मेरे दोस्तों हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ 230 रुपीज में, बाकी सभी क्लासेज का टाइम आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आपने पहले वाली क्लास को किसी को कवर नहीं किया तो फटाफट से प्लेलिस्ट से जाकर कवर कर लीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।